संविधान का भाग 17, इस पर जब विचार करेंगे तो एक बात पहले ध्यान में लाना जरूरी है कि एक एक भाग एक एक विषय के लिए निर्धारित किया गया है और उस विषय की जो भी नीतियां हैं, जो नियम है, उसको उसमें लिखा गया है। भाग 17 का शीर्षक है संघ की राजभाषा। और जहां संघ शब्द आया है उसके कारण कई लोगों के मन में थोड़ा भ्रम भी होता है। वास्तव में संघ से संविधान की भाषा में ये कहा गया है कि केंद्र, जिसको हम आज केंद्र के रूप में जानते हैं, दिल्ली की सत्ता यानी केंद्रीय सत्ता, उसी को संविधान में संघीय सत्ता या संघ कहा गया है। तो संघ की राजकाज की भाषा, इस रूप में जो शीर्षक है उसका अर्थ यही है कि केंद्र की राजकाज की भाषा। तो केंद्र की राजकाज की भाषा, राजकर्म के लिए भाषा, यह कौन सी हो, इस पर जब विचार आता है तो संविधान पर जब चर्चा हो रही थी उस समय पहले ही सत्र में 9 दिसंबर 1946, उस दिन जो पहली बैठक हुई, उस बैठक के अंतिम दौर में महाराष्ट्र के एक सदस्य थे, उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि हम भले ही चर्चा अपनी अपनी भाषा में और अंग्रेजी में, सब भाषाओं में कर रहे हो, लेकिन सारा इसका लेखन अंग्रेजी में हो रहा है, जबकि हमें अपनी राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करना है, ये भी हमने तय कर रखा है। तो हिंदी में इसका लेखन होना चाहिए, ये उन्होंने मांग रखी। और ये मांग चूंकि तर्कसंगत थी, इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने तुरंत इस मांग को स्वीकार कर लिया और जितने जल्दी हो सके इस अंग्रेजी में लिखे गए या लिखे जाने वाले हर बात को तुरंत हिंदी में अनुवादित किया जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए एक समिति स्थापित की और उस समिति के अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता ये थे। घनश्याम दास गुप्ता उस समय की जो सीपी एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, जिसकी राजधानी उन दिनों नागपुर थी, तो उस प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष थे, हिंदी के विद्वान थे। तो उनकी अध्यक्षता में उनको ये काम सौंपा गया कि 7-8 लोगों की जो कमेटी है उनके द्वारा आप इसका तुरंत अनुवाद करते हुए और हिंदी में भी अनुवाद करने की प्रक्रिया को जारी रखें। तो इस प्रकार से संविधान सभा में होने वाली हर कार्रवाई हाथों हाथ अंग्रेजी में लिखी जाती थी और अंग्रेजी से उसका अनुवाद करने का काम घनश्याम दास गुप्ता जी, उनके द्वारा होता था। तो इस प्रकार से हिंदी को शुरू से ही जो महत्व दिया गया, उसी के आधार पर इस भाग का हिंदी ये संघ की भाषा अर्थात केंद्र की भाषा, राजकाज की भाषा हो, यह बात कही गई है। और इस पर जो चित्र अंकित किया है नंदलाल बोस ने, वो है बापू का। महात्मा गांधी हाथ में लाठी लेकर चलते हुए, जो उनका बहुत ही प्रचलित ऐसा एक चित्र है, उस चित्र को यहाँ अंकित किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि राजभाषा हिंदी हो, इस विषय के साथ लाठी लेकर चलते हुए महात्मा गांधी, इनका क्या संपर्क है? तो थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम पर जाने जाते थे और राष्ट्रपिता का जो सही अर्थ है वो केवल यही है कि पूरे समाज को, भारतीय समाज ने उनको पितृतुल्य माना। कई लोग बड़ा विरोध करते हैं कि इतना पुरातन देश, उसका जन्मदाता अभी कैसे पैदा होगा। तो वास्तव में राष्ट्रपिता मतलब इस राष्ट्र के जन्मदाता नहीं, तो इस राष्ट्र के लोगों ने जिनको पितृतुल्य माना है, ऐसे व्यक्ति, जैसे कोई राष्ट्रबंधु होता है, कोई राष्ट्र, वैसे अगर कहा जाए तो प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति कहा गया है,
तो इसका मतलब वो इस राष्ट्र के पति है ऐसा नहीं है। पति, पिता, बंधु, ये एक सम्मानजनक पद स्वीकार करने वाला सेनापति ये किसी का पति नहीं होता। अपनी पत्नी का पति जरूर हो, लेकिन उस सेना का पति नहीं होता। तो उसी तरह से पति, पिता आदि शब्द जो है उसको उस भावार्थ को समझना जरूरी है। तो राष्ट्रपिता इसी रूप में संबोधित किया गया था कि पूरे देश की जनता ने उनको पितृतुल्य माना है। तो ऐसे पितृतुल्य व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वयं हिंदी भाषी नहीं थे, गुजराती भाषी थे, लेकिन हिंदी के प्रखर समर्थक थे। तो ये संदेश जनता में जाए कि भले ही स्वयं हिंदी भाषी न हो, लेकिन हिंदी देश की संपर्क सूत्र की भाषा होगी, राजकाज की भाषा होगी। इसके प्रबल समर्थक ऐसे होने के कारण उनको यहाँ चित्रित किया गया है। तो उनके इस प्रकार से गहरे चिंतन के आधार पर ये जो चयन किया है ये निश्चित ही प्रशंसनीय है। और इसके माध्यम से दोनों बातें उन्होंने जनता के सामने रखी है कि देश की स्वाधीनता में जिनको पितृतुल्य माना गया है, उनके आदर्शों के अनुसार या उनके संकेतों के अनुसार अगर हमें चलना है तो हमें अपनी भाषा के बारे में यही सोचना चाहिए कि हिंदी ये हमारी मातृभाषा भले ही न हो किसी की, लेकिन राष्ट्रभाषा होने के कारण राजकाज की और प्रमुख भाषा इस रूप में उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे कोर्ट कचहरी, अभी कहते हुए भी कोर्ट शब्द का ही उपयोग मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि यही प्रचलित अंग्रेजी शब्द जो है वही हिंदी में चलता है। तो इस प्रकार से हिंदी को हम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बापू की आत्मा भी तरस रही होगी कि जिस संविधान के हिस्से पर नंदलाल बोस ने मुझे अंकित किया है उसको पूरी तरह से लागू करने में आज की सरकार अभी भी सफल नहीं हो पा रही है। और ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो घोषित हुई है उसमें इस बात पर बल दिया गया है कि हमारी शिक्षा जो है वो मातृभाषा में हो और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का जैसे ही प्रावधान होगा और उसकी व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से देश की संघीय भाषा और हर प्रांत की भाषा इसको और अधिक बढ़ावा मिलेगा, ये निश्चित है। तो उसी आशा के साथ इस भाग की व्याख्या जो नंदलाल बोस का सपना था उस सपने की ओर बढ़ते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। ये कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।